दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 25 जून 2017 में पूछा गया था। बहुत ही आसान और सिंपल पेपर सन 2017 में पूछा गया था और आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम है तो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहाँ पर आपको 8 और 9 साल पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। एक बार आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए अर्थ के अनुसार निम्न में से क्या कानून नहीं है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, सरकारी परिपत्र कानून नहीं है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। इसके बाद अगला पूछा गया था, दूसरा, दोहरा खतरा डबल जीओपार्डी के सिद्धांत का क्या अर्थ है। इसका जो पहला ऑप्शन है, किसी भी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोग चलाया या सज़ा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, यह डबल जीओपार्डी का सिद्धांत कहता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का प्रावधान है। जो अनुच्छेद 30 है भारतीय संविधान का, वह अल्पसंख्यकों की पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना के बारे में बात करता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 30। इसके बाद चौथा ऑप्शन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो चौथा है, उच्चतम न्यायालय के पास कोई मूल अधिकारिता नहीं है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। जो डीपीएसपी का अनुच्छेद 39A है, वह बात करता है समान न्याय और मुक्त कानूनी व्यवस्था के बारे में। इसलिए इसका अनुच्छेद 39A सही है, पहला ऑप्शन। इसके बाद छठवां पूछा गया, संसद की संरचना में क्या शामिल है। संसद की संरचना में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, सातवां, निम्नलिखित मामलों में से किस में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है अर्ध न्यायिक निकायों द्वारा बिना किसी अधिकारिता के पास किए गए आदेशों को रद्द करने हेतु। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आठवां पूछा गया, निम्न में से क्या भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। इसका जो पहला ऑप्शन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है।
इसके बाद अगला पूछा गया 9वां, निम्न मामलों में से किस में उच्चतम न्यायालय ने तेजाब हमले से पीड़ितों के पक्ष में दिशा निर्देश जारी किए थे? इसका जो दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10वां ऑप्शन पूछा गया था भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान 97वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 11वां पूछा गया निम्न में से किस मामले में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया? इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 12वां पूछा गया संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदित न होने की स्थिति में किसी राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा 2 महीने, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 13वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं? जो अनुच्छेद 393 है उसमें कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 14वां, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है 12। इसके बाद 15वां पूछा गया आईपीसी की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? जो आईपीसी की धारा 57 है उसके अनुसार आजीवन कारावास की अवधि 20 वर्ष है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है 20 वर्ष। इसके बाद 16वां पूछा गया निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी देशद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं होगी? इसका जो केदारनाथ बनाम बिहार राज्य है उसमें कहा गया था, इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ बनाम बिहार सरकार बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 17वां, निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाने और हॉल में उपस्थित सभी लोगों के लिए खड़े होने तथा राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दर्शाने को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए? जो श्याम नारायण चौकसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, उस मामले में यह कहा गया था, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 18वां, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मौत की सज़ा के लिए दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत विकसित किया? इसका जो केस था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसमें कहा गया कि दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में
मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसके बाद 19 नंबर का पूछा गया, ए को शॉपिंग मॉल में एक हीरे की अंगूठी मिलती है और उसे पता नहीं है वह किसकी है। सही मालिक का पता करने की कोशिश किए बिना ए इसे तुरंत बेच देता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? इसका जो चौथा ऑप्शन है, ए ने संपत्ति के कपटपूर्ण दुर्विनियोजन का अपराध किया है। ए ने अंगूठी मिली, उसने पता नहीं लगाया किसकी है और उसको बेच दिया। उसका मतलब था किसी को पता ना चले, वह उस अंगूठी को बेचकर फ़ायदा ले ले, इसलिए उसने अपराध किया है, दुर्विनियोजन का अपराध किया है, कपटपूर्ण दुर्विनियोजन। इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 20, किसी महिला के इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के उपयोग पर निगरानी रखने वाला कोई भी व्यक्ति कौन सा अपराध करता है? वह उस स्त्री का पीछा करता है, यह माना जाएगा। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है, पीछा करना। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया, आईपीसी की किस धारा के तहत सार्वजनिक या निजी अस्पतालों द्वारा किसी पीड़ित का उपचार न किया जाना दंडनीय अपराध है? आईपीसी की धारा 166 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 166 बी। इसके बाद 22 नंबर का पूछा गया, ए जेड को किसी चार दीवारी से घिरे स्थान में पहुंचा देता है। ए नाम का व्यक्ति जेड को किसी चार दीवारी से घिरे स्थान पर पहुंचा देता है और उसे ताले में बंद कर देता है, और ताले में भी बंद कर देता है जेड नाम के व्यक्ति को। इस प्रकार जेड को किसी भी दिशा में चार दीवारी के पास जाने से रोक दिया गया है। ए नाम के व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है? ए नाम के व्यक्ति ने जेड नाम के व्यक्ति का गलत तरीके से परिरोध किया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 23 नंबर का पूछा गया, आईपीसी की धारा 376 डी किससे संबंधित है? डी चौथे नंबर पर आता है, जब चार लोग मिलकर किसी स्त्री के साथ गलत काम करते हैं तो उसे गैंग रेप कहा जाता है। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है, गैंग रेप। इसके बाद अगला पूछा गया 24, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है? धारा 303, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 25, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में गिनाए है? इसका जो पहला ऑप्शन है डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 26, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत जांच पूरी होने पर तैयार की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? आरोप पत्र कहा जाता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा गया 27, अपराध दंड सौदे प्ली बार्गेनिंग का सिद्धांत निम्न में से किस दंडनीय अपराध के लिए लागू नहीं है? आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध के लिए लागू नहीं होता प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी के अध्याय 21A में बताया गया है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, आजीवन कैद।
इसके बाद 28 नंबर का पूछा गया CRPC संशोधन अधिनियम 2008 में क्या प्रस्तुत किया गया है? पीड़ित मुआवजा योजना प्रस्तुत की गई थी सन 2008 में, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 29 नंबर का पूछा गया आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जांच के लिए आरोपी को अधिकतम 90 दिनों की अवधि तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी जाती है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है 90। इसके बाद 30 पूछा गया अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास के दंड योग्य अपराध के परिसीमा काल की समाप्ति के बाद उस अपराध के बारे में संज्ञान लेने की सीमा क्या है? 1 साल, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 31 नंबर का पूछा गया सज़ा से छुटकारा देने की शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? सज़ा से छुटकारा देने की शक्ति का प्रयोग केवल उपरोक्त सरकार कर सकती है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 32 नंबर का पूछा गया निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय लिया है कि निष्पक्ष सुनवाई के बहाने गवाह को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर 2016 का मामला है, उसमें कहा गया था। इसके बाद अगला पूछा गया 33 नंबर का CRPC की निम्न में से किस धारा में अपराधों के समन का प्रावधान है? जो धारा 320 है उसमें अपराधों के समन के बारे में प्रावधान है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 34 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के तहत कौन सी अदालत संदर्भाधीन मामले पर विचार कर सकती है? उच्च न्यायालय विचार कर सकती है गंभीर मामलों पर, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 35 नंबर का पूछा गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान जो एक ही संव्यवहार से जुड़े तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? धारा 6 साक्ष्य अधिनियम की 6 यानी कि रेस जेस्टे, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेज गेस्टे। इसके बाद 36 नंबर का पूछा गया निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना जाता है? जो शपथ पत्र है उसे धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य नहीं माना जाता है, इंडियन एविडेंस की धारा 3 शपथ पत्र, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 37 सह अभियुक्त की अपराध स्वीकृति को माना जाता है, कमज़ोर साक्ष्य माना जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 38 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो तीसरा ऑप्शन है विशेषज्ञों की राय न्यायालय पर बाध्यकारी है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया 39 साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें दहेज के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में पूर्व धारणा का प्रावधान किया गया है? जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी है
उसमें दहेज के कारण होने वाले मृत्यु के संबंध में बताया गया है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, धारा 113 बी। इसके बाद अगला पूछा गया 40, निम्नलिखित में से किस मामले में विबंध का सिद्धांत स्पष्ट रूप से तैयार किया गया था। जो चौथा ऑप्शन है, पेकॉड बनाम सीएसएस के मामले में विबंध का सिद्धांत स्पष्ट रूप से तैयार किया गया था, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। अब अगला पूछा गया 41 नंबर का, ए एक मुकब्बिल बी एक वकील से कहता है, ए कहता है अपने वकील बी से, मैं फर्जी डीड का उपयोग करके एक संपत्ति पर कब्जा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपके द्वारा मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध करता हूँ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अनुसार इस वार्तालाप की कानूनी स्थिति क्या है। वार्तालाप प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 42 नंबर का पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य, बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 43 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका जो चौथा ऑप्शन है, किसी भी तथ्य के साक्ष्य के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या आवश्यक नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 44, राजू देवाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का हाल का निर्णय संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन है, मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, यानी कि डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 45 नंबर का, जब अदालत किसी कानून या वैधानिक प्रभाव वाले किसी नियम से अनभिन्न रहते हुए निर्णय देती है तो ऐसे निर्णय को कहा जाता है पर इनक्यूरियम, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 46, चुनौती देने वाले प्रतिवादी की याचिका को वास्तव में कहा जाता है। चुनौती देने वाली प्रतिवादी की याचिका को वास्तव में प्ली फॉर ड्यूमर कहा जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 47 नंबर का पूछा गया, पैरवी में क्या शामिल है। पैरवी में वादपत्र और लिखित बयान शामिल है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 48 नंबर का पूछा गया, सीपीसी के ... में अस्थायी व्यादेश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। यह दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है, इसीलिए आप 8 साल पुराने क्वेश्चन पेपर तैयार कर लीजिए, तो आपसे आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो 90 से ऊपर नंबर आएंगे, प्री आपका बहुत ही आसान तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने 8 साल पुराने पेपर अच्छे से तैयार कर लिए।
इसके बाद अगला पूछा गया 49, किसी मुकदमे में किसी आवश्यक पक्ष को शामिल न किए जाने का परिणाम क्या होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है मुकदमे की बर्खास्तगी, पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका तीसरा ऑप्शन मनी डिक्री के निष्पादन के लिए एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही होगा तीसरा ऑप्शन। इसके बाद 51 नंबर का पूछा गया, जिस कार्रवाई द्वारा एक डिक्री धारक तीसरे पक्ष के हाथों में ऋणी के धन या संपत्ति की वसूली करना चाहता है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है गणेशी ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन। इसके बाद 52 नंबर का पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है तो उसे दिन प्रतिदिन जारी रखा जाना चाहिए। इसका जो चौथा ऑप्शन है बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम टीवीएस मोटर कंपनी, बिल्कुल सही होगा चौथा ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 53, डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से किसकी कुर्की और बिक्री नहीं की जा सकती है। बीमा पॉलिसी के तहत देय भुगतान, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 54, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर करने से पहले संवैधानिक नोटिस देने की आवश्यकता नियत की गई है। धारा 80, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 55 नंबर का, भारतीय संघ बनाम दिलेल सिंह के मामले में हाई कोर्ट का हाल का निर्णय किससे संबंधित है। दूसरी अपील से संबंधित है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है दूसरी अपील, यानी कि सेकंड अपील। इसके बाद अगला पूछा गया 56, सीपीसी की किस धारा में अदालत की अंतर्निहित शक्तियां वर्णित है। सीपीसी की धारा 151 में अदालत की अंतर्निहित शक्तियां वर्णित है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है धारा 151। इसके बाद अगला पूछा गया 57 नंबर का, एक प्रस्ताव जिसे एक विशिष्ट समय में स्वीकृत हेतु खुले रहने की अनुमति दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। उसे स्टैंडिंग प्रस्ताव कहा जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 58 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। इसका जो चौथा है बिल्कुल सही होगा, एक नाबालिग एजेंट हो सकता है, चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद 59 नंबर का पूछा गया, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जो चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन में कठिनाई, बिल्कुल सही है। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा डिफ़ॉल्ट करने पर उसके वचन का निर्वहन करने या उसकी देनदारी पूरी करने का अनुबंध कहलाता है, गारंटी का अनुबंध कहलाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 61
नंबर का पूछा गया, बी की अनुमति के बिना ए उसका धन सी को उधार दे देता है। बाद में बी को सी से उस धन पर ब्याज मिलता है। बी के व्यवहार का परिणाम क्या होता है? इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, एजेंसी बाई रेटिफिकेशन, बिल्कुल सही है। इसके बाद 62 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मामले में टेलीफोन पर किए गए अनुबंध की वैधता का निर्णय लिया गया था? इसका जो तीसरा ऑप्शन है, एंटोरेस लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन, बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 63, निम्नलिखित में से किस मामले में हाई कोर्ट ने सेवा समझौते के उस खंड को अनुचित और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करके हटा दिया था, जिसके तहत एक स्थायी कर्मचारी को 3 महीने की नोटिस देकर सेवा से हटाया जा सकता था? इसका जो चौथा ऑप्शन था, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड बनाम ब्रैजोनाथ, बिल्कुल सही है चौथा ऑप्शन। इसके बाद 64 पूछा गया, माल के प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी किसके तहत आती है? इसका जो दूसरा है, अर्ध अनुबंध के अंतर्गत आती है। इसके बाद 65 पूछा गया, हाल के किस मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि एक अनुबंध के तहत केवल अधिकारों का समानुदेशन हो सकता है, अनुबंध के बोझ का नहीं? इसका जो पहला ऑप्शन है, शासन पवार लिमिटेड बनाम उत्तरी अमेरिका कोल कार्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2016, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद 66 नंबर का पूछा गया, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या हस्तांतरणीय नहीं है? पेंशनधारियों की पेंशन राशि, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 67 पूछा गया, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 67 के तहत डिक्री प्राप्त करने के लिए दायर किया गया मुकदमा क्या कहलाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 68, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा में शासवत्ता के विरुद्ध नियम का उल्लेख किया गया है? धारा 14, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, धारा 14। इसके बाद 69 नंबर का पूछा गया, स्पेज सक्सेशन नियम का क्या अर्थ है? इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, एक प्रत्यक्ष वारिस के संपत्ति पर उत्तराधिकार की संभावना को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया 70, बंधककर्ता स्वयं को एक निश्चित तिथि तक बंधक धन का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है और बंधक ग्राही को बंधन संपत्ति पूरी तरह से इस शर्त पर हस्तांतरित करता है कि बंधन धन के भुगतान पर बंधक ग्राही इसे बंधककर्ता को पुनः हस्तांतरित कर देगा। इस तरह के बंधक को कहा जाता है इंग्लिश मोर्टगेज कहा जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 71 नंबर का पूछा गया, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो पहला ऑप्शन है, कार्यवाही
योग्य दावा चाहे विचारण के साथ हो या नहीं, उसका स्थानांतरण केवल लिखित के निष्पादन द्वारा प्रभावी होगा। चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद 72 नंबर का पूछा गया, इसमें से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बार गिरवी हमेशा गिरवी के सिद्धांत को स्वीकार किया था? इसका जो दूसरा ऑप्शन है मृत्युंजय पाने बनाम नर्मदा बाके ससुमल के मामले में। इसके बाद अगला पूछा गया 73, इनमें से किस मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि बंधक गिरवी रखी हुई संपत्ति की अदालती नीलामी के दौरान बिक्री प्रभावी होने पर बंधक रखने वाले व्यक्ति का बंधक छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है एम्बेसी होटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम गजराज एंड कंपनी, बिल्कुल सही है। इसके बाद 74 नंबर का पूछा गया, ए द्वारा एक लिखित पर निम्नानुसार सिग्नेचर किए जाते हैं। मांगे जाने पर बी को 10,000 का भुगतान करने का वादा करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वचन पत्र, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वचन पत्र। इसके बाद 75 नंबर का पूछा गया, नियत समय पर धारक कौन है? इसका जो चौथा ऑप्शन है वह व्यक्ति जो विचारण के लिए धारक को देय पराक्रम लिखित का स्वामी बन जाता है, बिल्कुल सही होगा चौथा। इसके बाद अगला पूछा गया 76, इनमें से किस मामले में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि चेक अनादरण की शिकायत उस स्थान पर दायर की जा सकती है जहां चेक जमा किया गया था, न कि वहां जहां से चेक जारी किया गया था? इसका जो तीसरा ऑप्शन है ब्रिज स्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंद्रपाल सिंह के मामले में, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 77, इनमें से क्या छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(1) में दिए गए अर्थ में आवास की परिभाषा में शामिल नहीं है? आवास की परिभाषा में किसी भूमि को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 78, इनमें से किसके परामर्श से किराया नियंत्रण ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी? इसका जो चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के निर्देश से। इसके बाद अगला पूछा गया 79, किराया नियंत्रण ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? अपील भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अगला पूछा गया 80, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के किस प्रावधान के अनुसार मादक पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है? इसका जो दूसरा ऑप्शन है धारा 17, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 81, ए को 2 मौक़ों पर रेलवे स्टेशन पर शराब पीते हुए पाया गया। उसे पहली बार दोषी सिद्ध किया जा चुका है। दूसरी बार की दोष सिद्धि पर ए पर आरोपित जुर्माने की न्यूनतम राशि क्या होगी? 5,000 रुपये, यानी कि इसका जो तीसरा ऑप्शन है
5,000 रुपये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 82 नंबर का पूछा गया, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किस अपराध को गैर जमानती घोषित किया गया। इसका जो चौथा ऑप्शन है, मानव द्वारा उपभोग किए जाने के लिए अनुप्रयुक्त शराब का आयात, बिल्कुल सही है चौथा ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 83, छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता के तहत मूल्यांकन दरों का निर्धारण प्रस्तावित करने की शक्ति किसे दी गई है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, बंदोबस्त अधिकारी को, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 84, छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 2011 में संशोधित की धारा 241 के तहत चोरी के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति पर इससे अधिक राशि का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, 25,000 रुपये, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 85 नंबर का पूछा गया, इनमें से किसके विरुद्ध मुकदमा परिसीमा काल द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है, ट्रस्टी, बिल्कुल सही है ऑप्शन पहला। इसके बाद 86 पूछा गया, अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में परिसीमा काल क्या माना जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है चौथा, अनुबंध के प्रत्येक उल्लंघन पर नया परिसीमा काल होगा। इसके बाद 87 नंबर का पूछा गया, सुविधाधिकार का दावा करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ने 20 वर्ष की अवधि तक उस सुविधा का स्वच्छंद और शांतिपूर्ण ढंग से लाभ उठाया हो, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 20 वर्ष। इसके बाद अगला पूछा गया 88, निम्नलिखित में से किस विधि से न्यायालय शुल्क जमा किया जाएगा। स्टाम्प, यानी कि स्टाम्प, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 89 नंबर का पूछा गया, न्यायालय शुल्क अधिनियम की किस धारा में न्यायालय शुल्क की गणना का प्रावधान दिया गया है। धारा 7, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 90, हाल के किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि गलत फोरम में अभियोजन की कार्रवाई में व्यतीत वास्तविक अवधि को परिसीमा काल की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका जो पहला ऑप्शन है, AP पवार को ऑर्डिनेशन कमेटी बनाम लैंको कोडापल्ली पावर लिमिटेड 2016, बिल्कुल सही होगा पहला ऑप्शन। इसके बाद 91 नंबर का पूछा गया, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है। अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 93, वसीयत के अलावा सभी दस्तावेज़ों को निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, 4 महीने। इसके बाद अगला पूछा गया 93, किसी भी पंजीकरण कार्यालय में 2 वर्ष से अधिक की अवधि तक बिना दावे के रखे हुए दस्तावेज़ों को नष्ट किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन सही है, 2 वर्ष। इसके बाद 94 नंबर का पूछा गया, इनमें से किस मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 35 के तहत पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण के प्रार्थी के हक के बारे में पूछताछ नहीं कर सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, बिल्कुल सही है। इसके बाद 95 नंबर का पूछा गया, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो चौथा है मूल दस्तावेज की कार्बन प्रति को डुप्लीकेट प्रति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, सही नहीं है चौथा। इसके बाद 96 नंबर का पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही है। जिस इकरारनामे के गैर प्रदर्शन की स्थिति में धन के रूप में मुआवजा पर्याप्त है और विशेष रूप से परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल सही है तीसरा। इसके बाद अगला पूछा गया 97, ए नामक गायक ने प्रदर्शन देने के लिए बी के साथ अनुबंध किया, यानी कि बी के साथ संविदा की, बाद में ए का अनुबंध का उल्लंघन करता है, ए उल्लंघन करता है। बी के लिए क्या उपाय उपलब्ध है। बी के लिए उपाय उपलब्ध है, बी ए से नुकसान का दावा कर सकता है। बी नाम का व्यक्ति नुकसान का दावा कर सकता है ए के ऊपर, क्योंकि ए नाम के व्यक्ति ने उल्लंघन किया था, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। बी ए से नुकसान का दावा कर सकता है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 98 नंबर का पूछा गया, जब लिखित रूप में एक लिखित द्वारा वास्तविक इरादा व्यक्त नहीं होता है तो कोई भी पक्ष निम्न के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिखित का संशोधन, रेक्टिफिकेशन, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। इसके बाद 99 पूछा गया, निम्न में से कौन सा उपाय विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता है। इसका जो चौथा ऑप्शन है रिट जारी करना, बिल्कुल सही है। इसके बाद आखिरी पूछा गया 100, विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन परिवर्तनीय है। इसका जो पहला ऑप्शन है धारा 10। दोस्तों, इस प्रकार छत्तीसगढ़ सिविल जज में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर आपको हर स्टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।